Assalamualaikum students, how are you? Today our next lecture and chapter number 3 डायनेमिक्स टॉपिक है हमारे पास फोर्स एंड मोमेंटम। हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। फोर्स एंड मोमेंटम क्या है? हमने फोर्स सबसे पहले आपको बताते हैं कि फोर्स क्या है। किसी भी चीज को अगर हम उठाने में, धकेलने में, खींचने में कोई भी चीज हमें दरकार है तो वो क्या है, हम किसकी मदद से करते हैं? फोर्स की मदद से करते हैं। एंड मोमेंटम हमारे पास क्या है? मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मोमेंटम किससे शो करते हैं? पी से शो करते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कि मास और वेलोसिटी के दरमियान जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा? मोमेंटम कहलाएगा। अब हमने यहाँ पे इस टॉपिक में किसको डिस्कस करना है? फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है वो हमने बताना है कि क्या है। सबसे पहले हम इसके लिए क्या लेंगे? वेलोसिटी लेंगे। हमारे पास फर्ज कर लेते हैं, लेट हमारे पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v1, vi इसको कहते हैं, एंड इनिशियल वेलोसिटी vi एंड फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? vf। जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी vi है, फाइनल वेलोसिटी vf है, तो हम मोमेंटम अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उसका इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? mi। उससे हम डिनोट करेंगे इनिशियल मोमेंटम को। किससे डिनोट करें? mi से। और वो हमारे पास इक्वल होगा किसके? मास एंड वेलोसिटी के। और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? vi से। क्यों? क्योंकि हम इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम vi क्या शो करें कि ये हमारे पास क्या है? इनिशियल मोमेंटम। अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें जो कि हमारे पास आफ्टर टाइम आता है, तो वो हमारे पास क्या होगा? pf इज इक्वल टू mvf। अब हमारे पास टू इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने इन दोनों इक्वेशन के दरमियान क्या फाइंड करना है? डिफरेंस निकालेंगे। तो जब हम इन दोनों की इक्वेशन में डिफरेंस लेंगे तो फाइनल में से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? इनिशियल को। तो क्या आ जाएगा? pf माइनस pi विच इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? टाइम से डिवाइड करते हैं। तो इसको भी हमने क्या करना है? दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर देंगे। pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t विच इज इक्वल टू टाइम, एंड m हमारे पास क्या है? mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। अब यहाँ पे देखिए मास जो है वो हम जिस बॉडी के ऊपर हम मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? मास तो सेम ही है उसका, बस वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मास इन दोनों का क्योंकि सेम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मास कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? मास कॉमन ले लेंगे। m हमारे पास कॉमन आ जाएगा एंड vf माइनस vi। स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये चीज देखें, अगर हम इसको इस तरीके से लें, m को हम एक साइड पे रख दें और vf माइनस vi ओवर t, तो क्या ये चीज हमारे पास एक्सप्रेशन को शो नहीं कर रही? एक्सप्रेशन क्या है? vf माइनस vi ओवर t, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये चीज हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ma, क्योंकये पूरे टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ गई? a के इक्वल आ गई। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? a। तो हमारे पास m pf माइनस pi ओवर t किसके इक्वल है? ma के इक्वल है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन F इक्वल है किसके? ma के। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, F हमारे पास इक्वल आ जाएगी pf माइनस pi ओवर t। तो इस इक्वेशन से हमने क्या करना है? डिफाइन करना है फोर्स को। देखें अब ये हमारे पास F जो है वो इक्वल आई है किसके? pf माइनस pi ओवर t के। तो हम यहाँ पे एक इसकी डिफाइन इस तरीके से लिखेंगे, द फोर्स act on a body the force
एक्ट ऑन अ बॉडी, कि जब हम किसी भी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, एक्सलेशन प्रोड्यूस होती है। द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी वी प्रोड्यूस एन एक्सलेशन, प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन। विल इक्वल टू, ये पूरी टर्म हमारे पास किसको डिफाइन करिए, इस एफ को डिफाइन करिए, और ये किसके इक्वल है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि एफ विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, विल बी इक्वल टू the rate of change of momentum। हमने क्या स्टार्ट से किया था, स्टार्ट से हमने क्या किया था कि हमने क्या करना है, फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन बताना है कि उन दोनों के दरमियान रिलेशन हमारे पास क्या है। फोर्स हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम कोई काम करने के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होती है, फोर्स प्रोड्यूस होती है। मोमेंटम हमारे पास क्या है कि मास और वेलोसिटी के दरमियान जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट हमने जहाँ स्टार्ट करना है वो क्या कहना है कि हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, आफ्टर टाइम टी वो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वीएफ हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। तो सेम इसी तरह जब हम मोमेंटम की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा, और इसी तरह हम फाइनल वेलोसिटी के लिहाज से मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। अब हमने फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है, व्हिच इज दिस, पीएफ माइनस पीआई इज इक्वल टू एम bf माइनस mvi। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया t से। क्यों, क्योंकि हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था तो t से डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों साइड हम t से डिवाइड करें, यहाँ पे मैथ देखें दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैथ कॉमन ले लेंगे, vf माइनस pi ओवर t। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, एक्सप्रेशन की इक्वल होती है, vf माइनस vi ओवर t इज इक्वल टू a। तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, a। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इक्वल होता है m a के। तो हमने m a को क्या नेम दे दिया, f का pf माइनस pi ओवर t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू f। तो इस इक्वेशन से हमने डिफाइन की कि द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कि वो फोर्स जो कि किसी भी जिस्म के ऊपर एक्ट हो रही है वो क्या है, एक्सलेशन प्रोड्यूस करती है, और वो हमारे पास इक्वल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान था रिलेशन। F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अब यहां से इसी रिलेशन से हमने क्या करना है, इसका यूनिट डिराइव करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास जो है वो किसके, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर, और टाइम हमारे पास क्या है t, और इसका यूनिट क्या होता है s। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। अब क्योंकि हमने इसको इक्वल करना है न्यूटन सेकंड के, हम इसको क्या करेंगे, सेकंड पर सेकंड से डिवाइड भी कर देंगे एंड प्रोडक्ट भी ले लेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए ये जो चीज हमने खुद से लिया था, हम इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं आता, तो हमने ये क्या किया, प्रोडक्ट भी कर दी और डिवाइड भी कर दिया, किलोग्राम मीटर। अब यहाँ से देखिए -1 एंड -2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और ये s ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या, पावर जो हो गया वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और किलोग्राम न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, न्यूटन एस। तो हमारे पास जो एफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो फार्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ है वो क्या है, न्यूटन एस है। इसको हम न्यूटन एस भी कह सकते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो मोमेंटम का जो फार्मूला है वो
यूनिट मोमेंटम का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या आया है, न्यूटन एस एन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने इसमें क्या बताना है कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हमने डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक्ट नहीं करती। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी बैरूनी फोर्स एक्ट नहीं करती। इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, अ सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम की डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे कि एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडीज इंटरएक्टिंग एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। कि हमारे पास ऐसी सिस्टम है जिसमें के अंदर जिसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसके ऊपर कोई से बाहर से फोर्स, नो नेट फोर्स है हमारे पास, तो वो जो सिस्टम होगा वो हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम हमें क्या देगा, कांस्टेंट देगा। तो अब हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। हम डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें क्या कहता है कि द मोमेंटम of an isolated system of two bodies is remains constant. The momentum of isolated system then two interacting bodies is remains constant। ठीक है, कि हमारे पास मोमेंटम हमने अप्लाई किया, जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो कब कांस्टेंट होगा, जब हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर दो ऐसी बॉडी हैं जो कि क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। और आइसोलेटेड सिस्टम हम पहले ही बता चुके हैं कि जिसमें नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है। इसकी सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक बलून की, जिसको क्या किया गया है, एयर से फिल किया गया है। अब इस बलून से अगर हमने ये अब क्या है, रेस्ट हालत में यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, जब इसमें से हम एयर को बाहर स्केप करेंगे, स्केप होगी एयर, तो क्या होगा, एयर क्या करेगी, मूव करेगी इस डायरेक्शन में, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर ये एक्शन हो रहा है तो इसका कोई ना रिएक्शन होगा जो कि क्या होगा, इसकी ऑपोजिट साइड पे होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि हमारे पास अगर एक्शन हो रहा है और इसका रिएक्शन भी हो रहा है और एट द एंड ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ में हमारे पास ये प्रूफ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बात प्रूफ होगी कि हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट फोर्सेज हैं। इसी तरीके एक और एग्जांपल भी है, लेट कर लेते हैं टू स्पेस हम लेते हैं। ठीक है, एक स्पेस जो कि हमारे पास क्या है, स्मॉल है। ठीक है, और एक स्पेस क्या है, ग्रेटर है। अब इस स्पेस का मास क्या है हमारे पास, m1, और इस स्पेस का मास क्या है, m2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारे पास u1 है, और इस साइड पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, u2 है। अब u1 और u2 हमारे पास किसको शो कर है, इनिशियल वेलोसिटी को शो कर है।
मैथ हमारे पास कितना है m1 और यहाँ पे मैथ क्या है m2 है। अब देखने से भी हमें पता चल रहा है कि m1 क्या है स्मॉल है और m2 क्या है ग्रेटर है। तो m1 अगर हमारे पास स्मॉल होगा तो इस मीन इसकी वेलोसिटी u1 क्या होगी ग्रेटर होगी किससे u2 से। u1 इज ग्रेटर देन u2 क्यों क्योंकि मैथ m1 क्या है स्मॉल है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। अब क्या होगा ये मैथ मूव कर रहा है खुद से मूव कर रहा है तो इसने क्या किया तेजी से ये मूव करके m2 के साथ स्फीयर 2 के साथ टकराएगा और हमारे पास क्या होगी कोलिजन हो जाएगी। तो जब ये कोलाइड करेंगे m1 एंड m2 तो इस कोलिजन के बाद हमारे पास जो मैथ होगा वो m1 एंड वेलोसिटी हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी v1 और स्फीयर m2 का जो मैथ होगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास क्या था कि हमने टू स्पेस लिए जिसके हमारे पास मैथ m1 है मैसेज हमारे पास क्या है m1 एंड m2। m1 हमारे पास किसका मैथ है स्मॉल स्फीयर का और m2 क्या है ग्रेटर स्फीयर का मैथ है। तो जब हमारे पास m1 है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी u1 होगी एंड जब हमारे पास m2 है तो वेलोसिटी क्या होगी u2 होगी। और ये हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटीज है क्या है इनिशियल वेलोसिटीज है। तो जब ये इनिशियल वेलोसिटीज है तो हमारे पास कोई ना कोई मोमेंटम भी आएगा। तो अब इसका मोमेंटम हमारे पास क्या होगा p1 इज इक्वल टू m1 u1 और जब हम मैथ 2 की बात करेंगे तो उसको हम p2 से शो कर देंगे और वो हमारे पास क्या होगा m2 एंड u2। अब ये हमारे पास आ गया मोमेंटम तो हमने p3 डिफाइन किया कि मैथ एंड वेलोसिटी होती है हमारे पास। तो जब हम ये हमारे पास सिंपल मैथ 1 और मैथ 2 का अलग अलग मोमेंटम आ गया हमने क्या फाइंड करना है टोटल मोमेंटम फाइंड करना है। तो टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा हमारे पास होगा p1 प्लस p2 और p1 प्लस p2 किसके इक्वल है m1 u1 प्लस m2 एंड u2 के। सेम अगर हम इसी तरह बात करें कि हमारे पास क्या थी कि पहले एक वेलोसिटी मैथ था जिसकी वेलोसिटी u1 है एंड u2 है u1 ग्रेटर है ग्रेटर होने की वजह से ये तेजी से जाएगा और m2 के साथ टकरा जाएगा। जब ये m2 से टकराएगा तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगी टकराने के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी और वो वेलोसिटी क्या बन जाएगी v1 एंड v2। अब हम अगर आफ्टर कोलिजन बात करें आफ्टर कोलिजन हमारे पास m1 की वेलोसिटी क्या होगी वो हमारे पास वेलोसिटी क्या कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 is equal to v1। फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैथ 1 हमारे पास क्या है v1 है और फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैथ 2 हमारे पास क्या होगी v2 होगी। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम या मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ठीक है फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमारे पास ऑफ मैथ 1 क्या है m1 v1 मैथ 2 का क्या होगा m2 एंड v2। तो टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा m1 v1 प्लस m2 एंड v2। हमने जब हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या था मैथ 1 u1 प्लस m2
u2 एंड सेम इसी तरह आफ्टर क्लियर टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा m1 v1 प्लस m2 एंड v2। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? इनकी वेलोसिटी में। यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? u1 थी, यहाँ पे v1 होगी और यहाँ u2 एंड यहाँ v2 होगी। तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? टोटल मोमेंटम बिफोर क्लियर is equal to total momentum after clearing। बिफोर क्लियर हमारे पास क्या था? m1 u1 प्लस m2 एंड u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। इट्स मीन जो हमारे पास मोमेंटम है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हमने प्रूव कर लिया कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग टू बॉडी विच रिमेन्स कांस्टेंट, कि हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो क्या है? गन एंड बुलेट की। अब यहाँ पे गन हमारे पास क्या है? इसका मैथ क्या होता है? देखने हमें अंदाजा है कि गन का मैथ क्या है? ज्यादा है बनिस्बत किसके? बुलेट का। और क्योंकि हमने पीछे ही बात की जब मैथ क्या होगा? लेस होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो अगर हमारे पास इसमें हम एग्जांपल ले लें कि अगर कोई शख्स किसी आदमी को दूसरे आदमी को हिट करता है बुलेट से, तो क्या होगा? वो उतनी ही तेजी से उसको क्या करेगी? बुलेट हिट कर जाएगी। और अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर बुलेट हिट कर रही है तो वो जो गन होगी वो भी क्या होगी? बैकवर्ड उसी आदमी को क्या करेगी? हिट करेगी। ठीक है, लेकिन इसका क्योंकि मैथ क्या था? बुलेट का मैथ क्या था? लेस था और वेलोसिटी क्योंकि ग्रेटर है तो वो जल्दी से हिट करेगी, और इसका मैथ ज्यादा है और वेलोसिटी भी क्या है? कम है, तो वो क्या करेगी? आहिस्ता से हिट करेगी। लेकिन ये इसकी क्या है तो दोनों ही एक्शन और रिएक्शन दोनों ही हो रहा है। तो यहाँ पे जब हमारे पास दोनों फर्स्ट इनिशियल पोजीशन में थे तो उस टाइम क्या था? वो रेस्ट हालत में थे। गन भी और बुलेट भी दोनों क्या थे? रेस्ट हालत में थे। मतलब इनको जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? m। मैथ हमारे पास क्या है? वो ज्ञान का मैथ हमारे पास क्या होगा? उसको हम शो करेंगे m1 से। m से क्यों m से शो किया? क्योंकि इसका गन का मैथ हमारे पास क्या है? ग्रेटर है, तो उसको हम क्या करें? कैपिटल M से शो करें। और इसकी वेलोसिटी को किससे शो करते हैं? कैपिटल V से। तो इसको हम क्या करेंगे? V से शो करेंगे। तो हमारे पास m v प्लस बुलेट का भी तो मैथ होगा, तो बुलेट का मैथ हमारे पास क्या है? m1 m एंड वेलोसिटी क्या है? v। स्मॉल से हमने इसको शो कर दिया, mv इसको कह देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था तो इसको हमारे पास क्या प्रूव होगा कि mv प्लस mv इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से क्या करना है? वॉल्यूम वेलोसिटी ड्राइव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वेलोसिटी को इस साइड पे ही रहने देंगे। mv इज इक्वल टू माइनस mv। ये हमारे पास प्लस है, इस साइड पे क्या जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मैथ को अभी हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? m माइनस m ओवर कैपिटल M ओवर v। तो ये हमने गन की अगर वेलोसिटी ड्राइव करनी है तो इस फार्मूले से हम ड्राइव कर सकते हैं मैथ और वेलोसिटी, मैथ ओवर m कैपिटल M एंड v। तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या प्रूव होगा कि नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन है वो किसको इंडिकेट करता है? कि जो गन है वो उसकी क्या है? ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट है? बुलेट की वेलोसिटी के। कि गन की वेलोसिटी जो है वो क्या है? ऑपोजिट है किसके? बुलेट की वेलोसिटी से। ये क्या चीज शो कर रही है? ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास है रॉकेट्स एंड जेट्स भी इसी के एग्जाम्पल है और बिल्कुल इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो भी काम करती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है हमें उसके बारे में बताना है। फ्रिक्शन हमारे पास कोई भी जब हम फोर्स, फ्रिक्शन भी एक फोर्स ही है लेकिन ये कौन सी फोर्स है, ऑपोजिट फोर्स है, ठीक है। तो जो भी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रिक्शन भी उसमें मस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चल रहे हैं तो हम फ्रिक्शन के बगैर नहीं चल सकते, ठीक है। अगर कोई भी फ्रिक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द फोर्स कि हमारे पास फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चल रहे हैं तो अगर हम फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, स्लिप करके गिर जाएंगे, ठीक है। तो इससे फ्रिक्शन हमारे पास बहुत सी बेनिफिट्स भी है और इसके बहुत से नुकसान भी हैं। लेकिन यहाँ पे हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करें तो फ्रिक्शन हमें क्या कि ऐसी फोर्स जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट करती है उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। और इसके आगे हमारे पास ऐसी सरफेस भी होती है जो कि बहुत दिखने में तो स्मूथ होती हैं लेकिन हमें क्या वो वाकई ही स्मूथ होती हैं। तो हम माइक्रोस्कोप से ये चेक करते हैं कि क्या इन दोनों, अगर हम कोई लकड़ी के बॉक्स ले लें और इनके दरमियान हम चेक करें कि क्या ये स्मूथ है, तो ये हरगिज़ स्मूथ नहीं होगी, इनमें कोई ना कोई कहीं पे गैप जरूर होगा और उस गैप को हम क्या कहेंगे, कोल्ड वेल, ठीक है। और ये क्या है, ये जो हमारे पास पार्ट है वो क्या करता है, इसको स्लिपिंग होने से बचाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन के आगे मज़ीद टाइप्स भी है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन को आपको पता चल गया फ्रिक्शन क्या है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि ये पाम हमारी हथेली है, ठीक है, हम इसको रब करें, अगर हम हमवार सतह पर करेंगे, स्मूथ पे करेंगे या रफ पे करें, कोई भी हमें उससे डिफरेंस पता चलेगा कि हम स्मूथ पे जब कर रहे हैं या हार्ड सरफेस के ऊपर कर रहे हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्मूथ पे वो जल्दी से रफ हो जाएगी, वो तेजी से क्या करेगी, मूव कर जाएगी। लेकिन इसी तरह अगर कोई हम हार्ड सरफेस है जिसमें कहीं पे कोई गैप होगा तो वो क्या करेगा, उसमें क्या होगी, फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होगी, इतनी आसानी से मूव नहीं करेगी जितनी आसानी से वो हमवार सतह पर मूव कर रही है, ठीक है। तो अब ये फ्रिक्शन को हमने डिफाइन आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हम इसको किससे शो करेंगे, एफ से शो करेंगे। एफ अब हमारे पास क्या है कि किसी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने जब फ्रिक्शन हो रही है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय एफएस। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने डिनोट किससे करना है, एफएस से डिनोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन एफएस, ठीक है, एंड द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, प्रेसिंग, मतलब जितना हम प्रेस कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास रेशियो होगी वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, म्यू से, ठीक है। किससे डिनोट कर रहे हैं, म्यू से डिनोट कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास पता चल गया क्या है, द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस एंड द नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हमने किससे डिनोट किया, आर से, ठीक है, इज अ कांस्टेंट। और इसकी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और दिस कांस्टेंट हमारे पास ये जो कांस्टेंट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगी, जिसको हम डिनोट करेंगे म्यू से डिनोट करेंगे। तब हम इसी को मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
क्या हम यहाँ से R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या Fs की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? जी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। Fs को इधर ही ले लेते और म्यू R ले लें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Fs हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू R। अब यहाँ पे R हमारे पास क्या है, ठीक है, R हमारे पास क्या है, mg है, प्रेसिंग फोर्स है ना R, तो हम उसको क्या देंगे, mg। तो इसकी वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, Fs हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू mg, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू ड्राइव होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ड्राइव, फार्मूला ड्राइव होगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जिस सब्जेक्ट का भी हम लेंगे वो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन वो हमारे पास उसी का वही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा, स्लिपी सरफेस के ऊपर हमें चलने में मदद देता है। अगर हम कोई वेट फ्लोर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ग्रिप वाले लेंगे शूज, जो कि क्या करेंगे, हमें स्लिपी होने से बचाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या सबसे पहले डिस्कस किया, फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, द फोर्स ऑपोजिट द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास वो फोर्स है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट काम करती है, ठीक है। तो जब जैसे जैसे कोई भी फोर्स हमारे पास, हम किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो उसके पुश और पुल में जो हमें फोर्स उसके ऑपोजिट काम कर रही होती है वो क्या कहलाती है, फ्रिक्शन कहलाती है। उसके आगे हमने टाइस पढ़ी, टाइस में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आ गया, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन आ गया। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन से हमने क्या किया, फार्मूला ड्राइव किया, म्यू हमारे पास क्या था, Fs और R। यहाँ से हमने क्या किया, लिमिटिंग फ्रिक्शन की फार्मूला ड्राइव किया जो कि हमारे पास इक्वल है म्यू mg के, ठीक है। स्टूडेंट ये था आपका इस हफ्ते का लेक्चर, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से इसके बारे में डिस्कस भी करना है, याद भी करना है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और जो प्रॉब्लम हो वो आपने पूछनी है इसमें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।